प्रस्तुत है सिंहस्थ पर केंद्रित कार्यक्रम अमृत घट बरसे। आज सुनिए अमृत घट बरसे की चौथी कड़ी। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। नमस्कार। अपनी महान संस्कृति को समझने के प्रयास में पिछले 2 कार्यक्रमों के दौरान हमने काल की भारतीय अवधारणा को जाना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नगर की जो खगोल शास्त्रीय मान्यता के अनुसार पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित है। आकाशे तारकं लिंगं पाताले हाटकेश्वरम् भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोऽस्तु ते। काल और महाकाल की नगरी उज्जैनी को सूर्य के ठीक नीचे स्थित होने की अद्वितीय विशेषता प्राप्त है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही उज्जैन प्राचीन भारत का काल गणना केंद्र था। यहाँ काल और महाकाल के नियंता स्वयं विराजमान हैं। ज्योतिषविद राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर। यहाँ महाकाल का भी नियंता बैठा हुआ है और इसीलिए सबसे पहले कालमान उज्जैनी का माना जाता था। आज जो ग्रीनविच के नाम से प्रसिद्ध है, पहले उज्जैनी से काल गणना का प्रारंभ होता था। यहीं से ही कर्क रेखा गई हुई है, यहीं पर ही मंगल की उत्पत्ति का स्थान है। तो ज्योतिष का और उज्जैनी का बिल्कुल अविनाभाव संबंध है, चोली दामन का साथ है। यदि ज्योतिष की चर्चा होनी है तो उज्जैनी की चर्चा होगी ही। प्राचीन भारतीय मानव शरीर विज्ञान में नाभि को संज्ञा और प्रज्ञा का स्थान मानकर उसे ही ऊर्जा का स्थान माना गया है। यदि पृथ्वी को शरीर मान लिया जाए तो उज्जैनी उसका नाभि स्थल है। अरबी भाषा में एक शब्द है उजीन। इसका अभिप्राय केंद्र बिंदु से है। एक प्राचीन भाषा के इस शब्द से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि काल गणना के केंद्र के रूप में उज्जैनी की कितनी ख्याति रही होगी। उज्जैन वो स्थान है जहां काल और क्षेत्र एक हो जाते हैं। इसीलिए ये विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान माना जाता है जहां से पूरे ब्रह्मांड की काल गणना संभव है। उज्जैन के प्रख्यात पंचांगकर्ता और ज्योतिषविद आनंद शंकर व्यास। काल गणना की दृष्टि से भौगोलिक स्थिति का भी एक मानदंड है। उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ लंका से सुमेरु तक जाने वाली रेखा, जिसको शून्य रेखांश कहते हैं, कर्क रेखा को उज्जैन में ही मिलती है। लंका को इसलिए लिया कि लंका आज जो है वो तो 8 अक्षांश पे, जो सीलोन वगैरह है, किसी जमाने में जो भाग डूब गया है वो 0 अक्षांश पर था। उज्जैनी की परंपराओं के जानकार और लेखक संगीत वर्मा। पृथ्वी को बांटने वाली रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री पर 2 रेखाएं हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा है वो कहलाती है 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, और जो दक्षिणी गोलार्ध पर रेखा है वो कहलाती है 23.5 डिग्री पर मकर रेखा। वास्तव में इनके 23.5 पर होने का कारण ये है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी के इस झुकाव के कारण सूर्य के चारों ओर गति करते हुए कभी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है तो कभी दक्षिणी गोलार्ध। इसी गति के कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ऋत शब्द का अर्थ है गति, और ऋतु को ऋत की पुत्री माना गया है। पृथ्वी के झुकाव के कारण ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के गोलार्धों पर एक सा नहीं होता। इसलिए दिन रात की अवधि भी एक समान नहीं होती।
गर्मियों में उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य का प्रकाश अधिक तीव्र होता है। इससे दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सूर्य उज्जैन के ठीक ऊपर होता है। उज्जैनी की परंपराओं पर कई पुस्तकों के लेखक डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित। ये स्थान ऐसा है जहाँ पर सूर्य की सीधी किरण 21 जून को पड़ती है और उस समय जो शंकु होता है उस शंकु की छाया नहीं पड़ती है। उसके बाद जो सूर्य उत्तरायण था वह दक्षिणायन हो जाता है। ये एक केवल पौराणिक बात नहीं है, बल्कि यह भौगोलिक बात है, ये आकाशीय बात है और ये विज्ञान सिद्ध बात है। और इसीलिए इसी केंद्र उज्जैन से ही समय का निर्धारण सारे संसार में किसी समय होता रहा है। कर्क रेखा स्थिर नहीं है। इसका कारण है पृथ्वी की धुरी का लगातार बदलना। ये 26,000 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करती है। पृथ्वी की धुरी के गतिमान होने के कारण कर्क और मकर रेखा दोनों भूमध्य रेखा से पास और दूर होती रहती हैं। कर्क रेखा की गति का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में 22.1 डिग्री से 24.5 डिग्री तक माना गया है। उज्जैनी कर्क रेखा के इस गतिमय क्षेत्र के भीतर है। एक बात ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा की इस गति के कारण यह संभव हो पाता है कि एक दिन कर्क रेखा महाकाल शिवलिंग के ऊपर से भी गुजरती है। जिस दिन कर्क रेखा महाकाल शिवलिंग के ऊपर होती है, ऐसा अवसर 13,000 वर्ष में केवल एक बार आता है। ठीक उस दिन दोपहर के 12 बजे के समय, जब उज्जैनी का मध्याह्न काल होता है, ठीक उस वक्त सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश भी होता है। ऐसी अवस्था में अगले 13,000 वर्ष के काल की गणना करना संभव हो पाता है। इस खगोलीय अवधारणा के अनुसार उज्जैन जैसी विशिष्टता वाला एक स्थान उज्जैन के ठीक पीछे यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी होना चाहिए, जहां से इसी प्रकार कालगणना संभव हो। उज्जैनी के समकक्ष उसका दर्पण बिंदु जो दक्षिणी गोलार्ध में होना चाहिए, वहां पर समुद्र है, वहां कोई लैंड मास या थल नहीं है, जिसके कारण वहां से काल की गणना करना असंभव है। अतएव उज्जैनी की इस विशिष्टता के कारण हमारे प्राचीन ऋषियों ने तब की जो प्राइम मेरिडियन थी यानी शून्य रेखा थी लॉन्गिट्यूड की, उसे उज्जैनी से गुजारा था और इसलिए सारे विश्व की काल गणना की रचना ठीक हुई। आज जिस ग्रीनविच को जो लंदन से गुजरती हम 0 डिग्री मानते हैं, वास्तव में वो उसका कोई आधार वैज्ञानिक न होकर के औपनिवेशिक है। इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान में 1675 ईस्वी में एक राजमान्य नक्षत्र परीक्षण केंद्र खोला गया और धीरे धीरे इसे वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई। ये सत्य है कि समय की गणना के लिए किसी भी स्थान को शून्य अक्षांश मानकर सापेक्षता के आधार पर काल गणना संभव है, किंतु ये भी सत्य है कि काल गणना के लिए जो प्राकृतिक विशेषता उज्जैन को प्राप्त है वो अन्य किसी स्थान को नहीं। जितने सिद्धांतकार ज्योतिष के हुए गणना के, वो सब ने उज्जैन को केंद्र मानकर ही गणना की। आधुनिक युग के भी जो केतकर वगैरह हुए हैं, तिलक हुए हैं, इन्हें भी उज्जैन को केंद्र मानकर गणना की है। काल गणना के इस केंद्र में ऐसे कई मंदिर हैं जो किसी न किसी रूप में अवश्य ही इन गणनाओं से संबद्ध रहे होंगे। उज्जैन में काल गणना के प्रतीक के रूप में अनेक स्थान है। कर्क रेखा से संबंधित कर्केश्वर महादेव का स्थान है। अनादिकल्प ने अनेक कल्प जिसमें व्यतीत हो गए, उसका संकेत देने वाले अनादिकल्पेश्वर या महादेव हैं। वृद्ध कालेश्वर ने पूर्व सृष्टि के काल के सूचक वृद्ध कालेश्वर या जूने महाकाल के रूप में माने जाते हैं। प्राचीन इतिहासवेत्ता डॉक्टर राम कुमार अहिरवार। महाभारत काल में कृष्ण और सुदामा यहाँ पढ़ने आए थे। उज्जैन आने का कारण ये था कि काल गणना के केंद्र होने के बाद यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी दी, प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होता था।
गुप्त काल में भी इसकी कालगणना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर उदयादित्य वगैरह ने भी, राजा भोज ने भी भोजशाला यहाँ निर्मित की थी एक जो है। कालांतर में फिर मध्यकाल में बहुत सारे बाहर के लोग आए, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की और जाकर के सवाई जय सिंह ने इसका और स्वरूप प्रदान किया। और वो आज वर्तमान स्वरूप में हमें सवाई जय सिंह की जो कालगणना का जो केंद्र है वो वेधशाला के बारे में अभी हमको जानकारी प्राप्त होती है। प्रख्यात पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर ने महाकाल वन में स्थित डोंगला में सूर्य के उत्तर दिशा का अंतिम संपाद बिंदु खोज लिया था। पूर्ण रूप से भारतीय आधार पर कालगणना हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा डोंगला में टेलीस्कोप और यंत्रों से सुसज्जित एक वेधशाला स्थापित की गई है। ज्योतिर्विज्ञान की खगोलीय खोजों के क्षेत्र में उज्जैन के मौलिक अन्वेषणों का असाधारण महत्व है। अनादि उज्जैनी के लेखक रमेश निर्मल ने एक स्थान पर लिखा है कि ज्योतिषविद पंडित सूर्य नारायण व्यास के गणित ज्योतिष से ये स्पष्ट है कि मंगल ग्रह एक विशेष दशा में उज्जैनी के जितना निकट होता है उतना विश्व के किसी स्थान से नहीं होता। बकौल रमेश निर्मल, यदि इस बात का पता रॉकेट से मंगल की सैर करने वालों को होता तो शायद वे अब तक बहुत आगे बढ़ चुके होते। अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, सिंहस्थ पर उज्जैनी में क्षिप्रासत बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे, अमृत घट बरसे। मोक्षदायिनी सप्तपुरी में उज्जयिनी शिखरे, मोक्षदायिनी सप्तपुरी में उज्जयिनी शिखरे, ज्योतिर्लिंग शिव महाकाल खुद गरिमा शुभ वरदे, अमृत घट संपात पर्व सब पाप नष्ट कर दे, शत शत पावन स्नान पुण्य से महत सपन वर ले, अमृत घट बरसे। अमृत घट बरसे। अभी आप इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी सुन रहे थे। वाचक डॉक्टर अरविंद सोनी, लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल और परिकल्पना थी अनवार अहमद